हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। होपफुली एवरीवन इज फाइन। बहुत बढ़िया से तुम्हारी क्लास 12 की पढ़ाई चल रही है। लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि लास्ट टॉपिक के बाद ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिलेटेड है। लास्ट टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से मौर्य एम्पायर, इतना जो वास्ट एम्पायर था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता था। 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में पढ़ा था हमने। और अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि मौर्य एम्पायर जो है उसकी क्या लिगेसी है, क्यों हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी खास चीजें हैं मौर्य एम्पायर की जिनकी वजह से इंडिया के एक साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ गई। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पार्ट की तरफ कह रहा हूं मैं, क्योंकि जिस जमाने में उसकी एक्सकेवेशंस हुई हैं, जिस जमाने में उसकी फाइंडिंग्स हुई हैं, ठीक है, तो वो किस तरह का टाइम है और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अशोकन इंस्क्रिप्शंस का मिलना, अशोक की हिस्ट्री का मिलना कितना इंपॉर्टेंट था। तो आज का जो वीडियो है ये टॉपिक कवर करेगा। छोटा सा टॉपिक है ये, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर, यानी साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो व्हेन हिस्टोरियंस बिगिन रिकंस्ट्रक्शन, जब इतिहासकारों ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकेवेशंस, ठीक है, एक्सकेवेशंस के बेसिस पर, जब वहां पर खुदाई वगैरह के बेसिस पर इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस दैट दे गॉट फ्रॉम द एक्सकेवेशंस, जब डिफरेंट एक्सकेवेशन से उन्होंने जो एविडेंसेस प्राप्त किए, प्रमाण प्राप्त किए, सबूत प्राप्त किए, तो उससे उन्होंने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड जो है ये आपका अर्लियन इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, आपको पता है, प्राचीन भारत के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये टाइम जब आपका इतिहास रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये है आपकी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में आप किस टाइम पीरियड का हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो? 6th सेंचुरी के आसपास का, इवन 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी के आसपास का हिस्ट्री आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो 19th सेंचुरी में ये जो मौर्यन एम्पायर का मिलना था, मौर्य एम्पायर के रेफरेंसेस का प्राप्त होना था, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। इट वॉज अ मेजर लैंडमार्क इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में एक बहुत लैंडमार्क खोज थी ये, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। महत्वपूर्ण खोज इस समय की वजह से। किस समय? क्योंकि जिस समय 19वीं शताब्दी में ये चीज एक्सकेवेट की जा रही है, आपको पता है कि ब्रिटिश डोमिनेंस है इंडिया के अंदर और ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट है इंडिया, एज पर द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो हम उस समय स्वतंत्र नहीं हैं, हम उस समय इंडिपेंडेंट नहीं हैं। और ब्रिटिशर्स जिस एक्सकेवेशंस को कर रहे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना और उसके बाद तेजी से इंडिया की हिस्ट्री को खोजा गया, सर्वे किया गया, उसमें ये जो फाइंडिंग्स हैं ये आपको क्या बता रही हैं? उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंतर्गत है, यानी उपनिवेश के अंतर्गत है। कॉलोनी का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, उपनिवेश का मतलब बहुत अच्छे से पता है कि एक पर्टिकुलर लैंड पोर्शन, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर कंट्री विच इज गवर्न्ड बाय द अदर कंट्री, उसको कॉलोनी कहते हैं, जो दूसरे देश के द्वारा, अदर कंट्री। ठीक है, अदर कंट्री, दूसरे शब्दों में कह दो कि द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय द अदर कंट्री। दूसरा देश जो है वो आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनको यूटिलाइज कर रहा है। भले वो आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, डेफिनेटली वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए ही यूटिलाइज करेगा। तो कॉलोनियल रूल है, उपनिवेश है हम उस समय भारत, और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। ऐसे समय पर 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आसपास जब ये मेजर लैंडमार्क इवेंट होगा, तो ये क्या है ये भारतीय इतिहासकारों को भी एक प्राउड का मोमेंट देगा। क्यों? बिकॉज इंडियन हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी, एक संभावना तलाशना शुरू करेंगे यहां पे। संभावना तलाशना क्या शुरू करेंगे यहां पे? ये जो संभावना है वो इस चीज की है कि जब इंडिया शुरुआत में रूल किया गया था, तो बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स हैं कि इंडिया को गवर्न करना जरूरी है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये उनकी टीचिंग्स के थ्रू या उनके आर्गुमेंट्स थे, उनके ऑफिसर्स के थ्रू, उनकी अथॉरिटीज़ के थ्रू। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो कोई बहुत कभी ऐसा रहा नहीं कि कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित रहा हो, एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कभी रहा भी नहीं है, और बहुत बड़ा साम्राज्य के अंतर्गत भारत को गवर्न होने का आदत नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ का जो एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो फैब्रिक जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। और भारत के जो लोग हैं ये बेसिकली गवर्न होने के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है, हमेशा से बाहर के लोग ही आके यहाँ गवर्न करते रहे हैं ज़्यादातर, वैसे भी। ठीक है, फॉरेन इन्वेजर्स वगैरह आते रहे यहाँ पे, ग्रीक वीक के एविडेंसेस भी थे पहले।
ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके बाद ये भी थी कि थोड़ा सा सिविलाइज्ड नहीं माना जाता था। समाज को क्या माना जाता था कि पूरी तरीके से सब नहीं है। भारतीय समाज अभी उसको बहुत ज़्यादा प्रगति करनी है, बहुत ज़्यादा अभी और सिविलाइज्ड होना है, सीखना है, समझना है, बहुत ज़्यादा आगे अभी मटेरियली डेवलप होना है, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, बहुत सारी चीज़ों में लैग शो किया गया इंडियन सोसाइटी को लेके, इंडिया को पर्टिकुलरली लेके। तो ऐसे समय में जब इस तरीके का साम्राज्य खोजा जाता है, ठीक है, तो दैट डिस्कवरी इज वेरी 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 चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग एज वेल। चैलेंजिंग फॉर कि उनके लिए भी कि वो समझे इस चीज़ को कि हाँ, हमको अब अपना इतिहास रिलेट करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि हाउ ओल्ड वी आर एंड हाउ ग्लोरियस अवर पास्ट वॉज। हमारा जो अतीत था वो कितना ग्लोरियस था, ठीक है, कितना भव्य था। सो it was the possibility, the historians found the possibility that there was an empire in the early India। पुराने प्राचीन भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जो चुनौतीपूर्ण था, ऐसा नहीं, सामान्य नहीं, और एक्साइटिंग भी था, आप देखेंगे, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्य, बहुत सारी ऐसी जैसे इंस्क्रिप्शंस अशोक के मिल रहे हैं, ठीक है, अशोक की अभिलेख वाली जो चीजें मिल रही हैं, क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारी जो मूर्तियां वगैरह मिल रही हैं, स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह मिल रहे हैं, जैसे आयरन पिलर वगैरह, अभी आपने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है, ठीक है। इनको क्या माना गया? दे वर कंसीडर्ड एज सम स्पेक्टेकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर्स। यानी जिस तरह से एक साम्राज्य में पाई जाने वाली चीजें होती हैं, मूर्ति वगैरह, भव्य मूर्तियां हो, उसकी लेगेसी हो, और वहाँ पे प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टम हो, प्रॉपर सोशल हो, प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर डेवलप हो, प्रॉपर इकोनॉमी हो, ये सब के प्रमाण हमें इस साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। तो अगर कंपैरिजन कर दें कि भैया ब्रिटिशर्स अगर कहें कि हम रोमन और इस तरह से बड़े बड़े साम्राज्य रहे हमारे यहाँ, तो अब आपके पास एक टूल था कि हमारे यहाँ भी तो मौर्य साम्राज्य था, और वो इतना विशाल मौर्य साम्राज्य, ठीक है। Many of these historians found the message on Ashokan inscription very different from that of the most other rulers, ठीक है। ये इतिहासकार और रुचि ले रहे थे अब यहाँ पर, ये इतिहासकार चाहे वो यूरोपियन हिस्टोरियंस हो, चाहे वो इंडियन हिस्टोरियंस हो, दे ऑल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। क्यों ये और ज्यादा रुचि ले रहे हैं? ये इंटरेस्ट और रुचि इसलिए ले रहे हैं ज्यादा क्योंकि अशोक का जो कैरेक्टर है, ये आप देखेंगे तो रेयर है। अशोक की तरह का रूलर, अशोक की तरह का शासक आपको बहुत ही रेयर मिलेगा। क्यों रेयर मिलेगा? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, इसके इंस्क्रिप्शन से जो मैसेजेस मिलते हैं हमको, धम्म के मैसेजेस वगैरह जो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, इस तरह के मैसेजेस को स्प्रेड करने वाला पर्सन यूनिक पर्सनालिटी का ही होगा, क्लियर। इसके मैसेजेस और इंस्क्रिप्शंस बहुत डिफरेंट हैं। हमें इसके अलावा अगर हम देखें तो रूलर्स जो है इंस्क्रिप्शंस में लैंड ग्रांट्स का जिक्र करते हुए मिलते हैं कि भाई हम अपनी ज़मीन का हिस्सा दे रहे हैं, या कुछ दूसरे ट्रांजेक्शन्स का जिक्र करते हुए मिलते हैं, ठीक है, या वॉर वगैरह के बारे में बताते हुए मिलते हैं। तो डिफरेंट किंग्स के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या मैसेज मिल रहा है? यहां पर आपको मिल रहा है कि बुद्ध का मैसेज, वो भी बुद्ध का ऐसा मैसेज जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है, जो लोगों के मोरल और एथिकल कैरेक्टर को ऊपर उठाने में हेल्प कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, क्लियर है। सो इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट अदर रूलर्स, क्लियर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ अशोक की वो चीज नहीं दिख रही है जो अशोक के लिए 100% बेनिफिशियल हो, या उसका कोई पॉलिटिकल एडवांटेज प्रूफ कर रही हो वहां पे, या फिर उसका कोई ऐसा फायदा हो जो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या फिर वो उसकी छवि बढ़िया हो रही हो, इमेज बढ़िया हो रही हो। नहीं, वो सोलली जो काम कर रहा है, होल सोल उसका पर्पस क्या है? द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये एक यूनिक चीज मिलती, क्लियर। तो ये सजेस्ट करता है कि अशोक वॉज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस। अशोक शक्तिशाली भी है और बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं प्रयास करने वाला रूलर है। इतने बड़े पैमाने पर कांधार से लेके आपको कर्नाटक तक जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इन इंस्क्रिप्शंस में समान एक तरह के मैसेजेस को लिखकर उनको अलग अलग जगह स्प्रेड कराना, धम्म महामात्य जैसे लोगों को अपॉइंट करना, बड़े लेवल पर लोगों की देख रेख करना, तो समझ रहे हैं आप। अच्छा, सेम टाइम पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेज करना। तो आप देखेंगे कि अशोक का कैरेक्टर थोड़ा सा दूसरे राजाओं की तुलना में आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियस है एंड एज वेल एज हम्बल देन दी लेटर रूलर्स, और कहीं ज्यादा विनम्र है अशोक का कैरेक्टर।
उन रूलर से अगर आप कंपैरिजन करो जो अभी तक, जैसे कुषाण वगैरह में देखा आपने, देवपुत्र अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, सन ऑफ गॉड अपने को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग नथिंग लाइक अशोका। सो एम्ब्रेसिंग और अडॉप्टिंग टाइटल इज द डिफरेंट थिंग। अपने आप को एक बड़ा टाइटल देना कि हम देवपुत्र हैं, ये बात कहना, और इसके बाद जनता की भलाई के लिए काम करना, ये दोनों में बड़ी चीजें अलग अलग हैं। और जनता की भलाई के लिए भी काम कैसे, इस तरीके के जो सही मायने में 100% सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही है। इसमें अशोक का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं था। अशोक का बेनिफिट सिर्फ इतना ही है कि हाँ, शांति बनी रहेगी राज्य में, ठीक है, जो कि चाहिए भी, तभी तो सबका ओवरऑल वेलफेयर होगा ही। वो बौद्ध नहीं भी बनेगा तो भी उसका यही पर्पज है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस बनी रहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर। तो आप देखेंगे कि बाद के या उसके समय के और उसके पहले के जो राजा हैं, इनमें से बहुत सारे लोग दे आर अडॉप्टिंग सम ग्रैंडियोस टाइटल, सम बड़े हैवी टाइटल्स लगा रहे हैं अपने नाम के आगे, राजा, अधिराज, महाराज, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ हेवन, इस तरीके से। क्लियर है। बट दे आर नॉट डूइंग प्रैक्टिकली सम टेंजिबल थिंग, कुछ ऐसी बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीज जनता की भलाई के लिए अशोक की तरह वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट नेशनलिस्ट लीडर्स इन द 20th सेंचुरी रिगार्डेड हिम एज एन इंस्पायरिंग फिगर के तौर पर देखने लग गए। और आप देख रहे हो कि 20वीं शताब्दी में आगे जाके वो एक समय ऐसा था जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी अपना स्वरूप ले रहा था, अपना फॉर्म, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो गेन करने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे समय में इस तरीके से एक हीरोइक कैरेक्टर का सामने आना, जो कि सबके लिए, शत्रुओं के लिए भी एक आइडियल इमेज रखता है और अपनों के लिए तो आइडियल इमेज रखता ही है। तो ये ना सिर्फ भारत के लिए प्राउड मोमेंट था, ये एक तरीके से हमारे लिए क्या था, एक फिगर था, एक रिप्रेजेंटेटिव था, एक ब्रांड एम्बेसडर था इंडिया का दुनिया भर के लिए, इवन यूरोप के लिए, जो लोग आपके यहाँ शासन करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस एम्पायर वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मौर्य साम्राज्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास के जिस समय पे निकल के आता है उस समय पर भारत की तरफ उतने अच्छे से नहीं देख रहे हैं लोग, लेकिन इन चीजों की फाइंडिंग्स जो हैं वो भारत को एक अलग ही जगह पर खड़े कर देते हैं। एक ऐसा रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली लोगों की तरफ से आ जाएगा। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन निकल के आई है कुछ समय पहले, 1920 में ही। इसी के बाद कुछ सालों में ये इंस्क्रिप्शंस निकल के आ गए। तो भारत की तरफ जो आउटलुक है यूरोपियंस का, एक कंप्लीटली चेंज हो जाने वाला है। उनको ये नहीं लगेगा कि ये कोई ऐसा एलियन लैंड है जो शायद कोई बड़ा साम्राज्य ना बनाया होगा, ठीक है, जहां पर कोई बड़े स्कल्पचर्स, आर्ट्स नहीं रहे होंगे, जहां प्रॉस्परस इकोनॉमी नहीं रही होगी, जहां सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी नहीं रही होगी, जहां अर्बनाइजेशन नहीं रहा होगा। उन्होंने देखा कि जो हड़प्पा थे, हड़प्पन्स जो है ये उस जमाने में बढ़िया मजबूत और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, घर बनाते थे, जब मेसोपोटामियंस को ये नहीं आता था। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरीज हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा के साथ साथ मौर्य एम्पायर भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अशोका इज बिकमिंग द नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर यू, फॉर द इंडियन पीपल। ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं है, कितना भी महत्वपूर्ण रहा हो कोई भी साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य भी अगर उतना ही महत्वपूर्ण रहा, ठीक है, तो समय के साथ सबको एक बार पास्ट का हिस्सा बन जाना है। कितना भी महत्वपूर्ण रहा हो आपका वर्तमान, लेकिन आप पास्ट का हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे, अतीत में खो जाने वाले हैं। ठीक है। सो येट हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द मौर्यन एम्पायर? 150 साल तक ये रहा। इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स। तो अब हम जो कहानी यहां तक इस वीडियो तक कवर कर रहे हैं, इसमें हम मौर्य एम्पायर को अब धीरे से डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। 150 ईयर आफ्टर 150 ईयर्स मौर्य एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, व्हिच इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इतिहास भारत का बहुत समृद्धशाली और बहुत प्राचीन है। इतने बड़े वास्ट हिस्ट्री में 150 साल का जो समय है, ये कोई बहुत ज्यादा समय नहीं था। फिर भी जितने भी समय था उस समय को उसने ग्लोरियस बना दिया। तो अब यहां से हमने ये समझ लिया, मौर्य एम्पायर, मगध, महाजनपद, ये सारा कुछ समझ लिया हमने। एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और अब यहां से मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट जब लेक्चर आप देखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आप ये देखोगे कि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, ठीक है, इतना विशाल साम्राज्य, मतलब एक बार में अगर आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं, ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भारत देश है।
तो कांधार से लेके अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के सीमाएं हैं। और यहां पर आपने देख लिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से है, किस तरीके का राज्य है, ये सारी चीजें देख ली। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद धीरे धीरे अपने पतन की तरफ, अपने डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू होगा, तो उसके बाद यहां हमें यह देखने को मिलता है कि इस बड़े विशाल साम्राज्य के पतन में एक वैक्यूम क्रिएट होने लगा, ठीक है। और इस वैक्यूम को भरने के लिए कोई दूसरा बड़ा साम्राज्य नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अशोक के बाद या मौर्य साम्राज्य के बाद हमें अगला साम्राज्य मिल जाए। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जो है, इसको कई टुकड़ों में आप देखोगे कि इस एरिया को इसका ब्रेकअप जो है कई टुकड़ों में हो जाएगा। मतलब कहने का कि एक कोई फिर से वैसे यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एम्पायर ना देख के आप लोग छोटे छोटे राजवंश देखोगे। यानी इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश अब कई राजवंशों द्वारा होगी। जैसे नीचे की तरफ चोल, चेर, पांड्या थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे। चोल, चेर, पांड्या के बाद फिर आपको इधर सातवाहन देखने को मिलेंगे, शकास देखने को मिलेंगे, कुषाण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी समय पर कुछ फॉरेन इन्वेजन भी इंडिया में छोटे मोटे होंगे, इंडो ग्रीक वगैरह के, कुषाण वगैरह के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्थियंस, शक, कुषाण, ये शक वगैरह भी फॉरेन इन्वेजर थे, सेंट्रल एशिया से आएंगे, और कुछ इंडिया। यानी आप कह सकते हो कि इस वैक्यूम को दो लोगों ने फिल किया, कुछ तो छोटे छोटे इंडिजिनस किंगडम्स ने और कुछ छोटे छोटे फॉरेन किंगडम्स ने, ठीक है, जो कि बाहर से आए थे। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंशों का इमरजेंस या उदय, हमको किंगडम्स का उदय देखने को मिलेगा। उनकी कैसी व्यवस्था थी वो अगले वीडियो में, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग देखोगे। क्लियर है? उसमें मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे कि फिर से हम बहुत अच्छे से समझ लें कि कैसे एकदम पैटर्न्स चल रहे हैं हिस्ट्री के। क्लियर है? तो इस वीडियो को होपफुली आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, तो मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा। बता देता हूं मैं तुम्हें कुछ ऐसे फायदों के बारे में जिनके बारे में अक्सर बताता रहता हूं। प्लस क्लास के ज्वाइन करने के फायदे हैं। अभी मैं बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें, लेकिन मन में कुछ डाउट आ जाता होगा। कभी कभार हो सकता है क्यूरियोसिटी एज अ स्टूडेंट, बीइंग एन स्टूडेंट आ जाती। अब मान लो कोई डाउट पूछना है आपको, कोई क्वेरी आपके दिमाग में है, लेकिन आप उस तरफ बैठे हैं, कैमरे के इस तरफ हम, और आप स्क्रीन के उस तरफ हैं। आपके मन में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन शायद वो रियल टाइम पर रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका उसी टाइम पर डाउट रिजॉल्व हो जाएगा जिस टाइम पर हम बात कर रहे होते हैं, जिस टाइम पर हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो या तो आप उसी समय चैट वगैरह के थ्रू ये पूछ सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करके यू कैन आस्क योर डाउट एंड आई विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। उसी समय मैं आपके डाउट को देखूंगा और हम सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। एट द सेम टाइम अब पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया, अभी एक टॉपिक पढ़ाया आपको, ठीक है, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द किंगडम और हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर। अब मान लो छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं लास्ट में क्लास के, ठीक है, तो आपको आंसर देने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा मैं थ्रू द पोल, और आप आंसर दोगे। इसके बाद एक लीडर बोर्ड जनरेट होगा जिसमें आप लोग देखोगे कि कितना प्रॉम्प्टली, क्विकली आपने आंसर दिया है उसको, कितना क्विकली आपने उसको रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। सो इट विल फिल यू गाइज विद एक्साइटमेंट, कि आप देखोगे कि आपके दोस्त 4-6 लोग, जितने भी लोग आपने एकदम सोचा था कि हम जल्दी 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 आंसर करेंगे, ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड्स आपने कैसे इसको आंसर कर दिया। तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही भी है या नहीं। प्लस एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे कि आप और आपके दोस्त कितना फ्रिक्वेंट, कितना प्रॉम्प्ट आंसर कर पा रहे हो, यानी आप सबकी लर्निंग कितनी कंसोलिडेट हुई है। एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शन है स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करने का, और इसके साथ ही स्कॉलरशिप जीतने का, जिससे आप अपनी पढ़ाई तक फंड कर सकते हो। ये सारे प्लस के जो फीचर्स हैं ये प्लस क्लासेस में अवेलेबल हैं। तो जब आप एनरोल करने जाओगे तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड इंद्र। इतने अच्छे फीचर्स बता दिए हैं, कोड यूज करना तो बनता है। तो INDRA ये कोड यूज करेंगे, ठीक है, और जब यूज करेंगे तो आपको इसमें पॉसिबल डिस्काउंट्स मिलेंगे। नाउ यू कैन एसोसिएट विथ अस थ्रू दी, एसोसिएट मीन्स यू कैन कनेक्ट विथ अस, आई शुड से, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आपको सारी अपडेट्स की भाई क्या स्केड्यूल है कल की क्लासेस का, क्या हम नया लेके आने वाले हैं आपके लिए, नोट्स हो गई आपके लिए, ये सारा कुछ आपके चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे सोशल स्कूल के, ठीक है। सो होपफुली आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है, आपको कोई डाउट नहीं बचा हुआ है, और अगर लग रहा है तो बताना, उसके ऊपर भी काम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी अगला टॉपिक लेके। तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू सो मच।